हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा छंद। छंद क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे और अच्छे से इसको पढ़ना सीखेंगे। और एक मेन चीज, हम आज पहले इसमें एक ही टॉपिक पर बात करेंगे। छंद को हम कैसे समझेंगे कि यही छंद है। और छंद में कई अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं। छंद का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में, फिर किसी वाक्य में, किसी दोहे में, किसी काव्य में कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, ये चीज छंद हमारा डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में चलिए देखते हैं। हमें यही देखना है कि छंद, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट पेज पर कि छंद किससे कहते हैं। ध्यान समझिएगा कि छंद का अर्थ जो है होता है बंधन, अर्थात जो हमारे वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस, जो दोहे होते हैं, उनको बांध के रखता है। ठीक है, वही बंधन ही छंद करता है। छंद के जरिए ही हम उन शब्दों को आपस में बांध के रखते हैं, फिर उन वर्णों को बांध के रखते हैं। ठीक, देखिए परिभाषा क्या है इसकी। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। अर्थात जब कोई भी रचना था, जब कोई भी एक लाइन लिखी जाएगी, उसमें यदि मात्रा हो, वर्ण हो, गति हो, विराम हो, तुक हो आदि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके छंद का निर्माण होगा, वरना छंद का निर्माण नहीं होगा। अगर आप ही सोचे ध्यान से, कोई भी एक लाइन लिखी, जैसे कि यही एक लाइन लिखी गई है कि छंद का अर्थ क्या है, ये एक लाइन लिखी गई है, लिखी गई नहीं लिखी, इसे बताओ मात्रा है कि नहीं, आ की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा है, वर्ण है कि नहीं, छा है, ना है, दा है, का, ये भी, ये सब एक वर्ण है। गति है कि नहीं, हमेशा एक साथ पढ़ना है, छंद का अर्थ है, ये गति है इसमें। विराम है कि नहीं, छंद का अर्थ है बंधन, यहाँ विराम है ना। और तुक, तुक भी इसमें, मान लो इस छोटा सेंटेंस में तुक नहीं दिख रहा है, जब सेंटेंस और बड़ा उसमें तुक भी दिखेगा। ठीक, ये तमाम चीजें होती हैं। तो इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है। छंद प्रयोग के कारण ही रचना पद्य कहलाती है। यदि छंद का प्रयोग नहीं होगा तो रचना पद्य नहीं कहलाएगी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, देखते हैं क्या है। अगला है कि छंद ज्ञान के लिए इसके निम्नलिखित 6 अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको छंद का संपूर्ण ज्ञान हो कि छंद क्या होता है, कैसे होता है, इस चीजों के बारे में आपको 6 चीजें जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए, आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, इन चीजों को लिखते चलें, क्योंकि बाद में आपके एग्जाम टाइम में आपको चीज देख के याद करने में प्रॉब्लम होगी। यदि आप इसे लिख कर रखेंगे, खुद से एक बार देखेंगे, सुनेंगे, फिर लिखेंगे, आपको प्रॉपर एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, वर्ण। 6 है, सबसे पहला क्या है, वर्ण। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक लघु, एक गुरु, अर्थात एक ह्रस्व, एक दीर्घ। आपने ह्रस्व और दीर्घ पढ़ा ही होगा, जो कि सिंपल सा हिंदी व्याकरण है, जो आपने 6 से लेकर 8 तक क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, नहीं, आ ई उ री को लघु कहते हैं, अर्थात ह्रस्व कहते हैं। और छंद में इसको गिनने के लिए इसे चिन्ह से प्रकट कर, कौन से चिन्ह से, इसे ऐसे एक डंडे के चिन्ह से ऐसे प्रकट करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रकट करने का चिन्ह है। ठीक, दूसरा क्या है, गुरु या फिर दीर्घ। हम इसे इसमें अर्थात छंद में लघु बोलेंगे, छोटे छोटे मात्राओं को, और बड़ी मात्राओं को गुरु बोलेंगे। बड़ी मात्रा कौन सी, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये कुल मिलाकर 2 4 6 7 मात्राएं हैं। जो ये 7 मात्राएं के क्या कहलाएंगी, गुरु कहलाएंगी। इसे 5 के चिन्ह से प्रकट किया जाता है, जैसे कि इसे इस तरह से कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, इस तरह से, चाहे पूरा 5 ही बना दो, पर 5 थोड़ा कम सही लगता है। ठीक है, और नाउ इसके जैसे या फिर इसके जैसे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है मात्रा। हमने बताया ना, छंद के कुल मिला के उसके 6 अंकों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने पहला जान लिया वर्ण, अब दूसरा मात्रा। ठीक, चलिए देखते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात कि हम जिस किसी वर्ण के उच्चारण में, हम जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, हम भी जितने शब्द बोल रहे हैं, उसमें हर एक शब्द वर्ण से मिलकर बने हुए हैं, इन सबके उच्चारण जो समय लग रहा है उसी को मात्रा कहते हैं। और अगर समय नहीं लगेगा तो जाने उसमें मात्रा नहीं होगी, और मात्रा नहीं होगी तो अक्षरों को पढ़ना समझ लीजिए कि एक तरह से असंभव ही है। क्योंकि अगर हम लिख दें का, और का में से मात्रा हटा दें तो हलंत लग जाएगा,
तो ये इस तरह का आधा ही बचेगा। आधे का को पढ़ा जा सकता, नहीं पढ़ता, सदैव पढ़ जाता है तो इस पूरे का को। ठीक, चलिए देखते हैं। लघु की एक मात्रा इससे प्रदर्शित करते हैं तथा गुरु की दो मात्राएं 5 से मानी जाती है। अब ध्यान से यहाँ समझो कि जो लघु की मात्रा होगी, जहां पर लघु अक्षर होगा वहां पर एक मात्रा जोड़ेंगे, जहां पर गुरु अक्षर होगा वहां पर, जहां पर ऐसे यस बनाएंगे। कैसे यस बनाएंगे? यस का मतलब क्या होगा? इसकी दो मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। लघु वर्ण की अपेक्षा गुरु वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। अर्थात जो हमारा लघु वर्ण है इसके अपेक्षा इस गुरु वर्ण के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। अर्थात जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो हमें ज्यादा देर तक बोलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा सा अंतर होगा। ऐसा नहीं है कि अब हमें का बोलना पड़ेगा, का पे आ की मतलब का बहुत देर तक नहीं बोलना है, हमें थोड़ा सा अंतर होगा बस। ठीक, फिर देते हैं। वर्गों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु हो, उन्हें एक ही माना जाता है। ठीक, चलो इसे समझते हैं क्यों एक माना जाता है। देखिए, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखिए, रम है। क्या है? रम। अब ध्यान से देखो भाई, रा तो एक वर्ण है, एक वर्ण है कि नहीं? रा पे किसकी मात्रा है? आप कहोगे आ की मात्रा है। कौन सा? छोटा की। छोटा की मात्रा आपको पता क्या होता है? एक होता है। ये लघु हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। और माँ भी क्या है? एक ही वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? लघु। अब अगला है रामा। अब देखिए, रा तो एक है, एक बन गया, इसमें केवल छोटा की मात्रा है, पर माँ पे बड़ा की मात्रा है, तो बड़ा क्या होता है? दीर्घ होता है। ओ, गुरु होता है। गुरु को बनाते हैं यस। ठीक, अगला क्या है? अगला एक ले लो राम। अब राम को देखते हैं। ये देखो, रा पे आ की मात्रा है, वो बड़ा की मात्रा है, तो हो जाएगा दीर्घ, और माँ पे आ की मात्रा हो जाएगा ये लघु। ठीक, अब इनको जोड़ के देखो, एक एक 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एक और 2, गुरु 2 मानते हैं ना, तो एक और 2 कितना हो गया? 3 हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ये समझ में आया आपको? इसी तरह से हमें सभी मात्राओं को गिनना है उन्हें अक्षरों में से। जैसे आप किसी इसमें से कोई भी अक्षर ले लें, जैसे कि मैं ले लूं ये जो चाहे लिखा है। ठीक है, चाहे। अब चाहे का निकाल सकते हो आप। चा पे बड़ा की मात्रा है तो दीर्घ, हा पे एक की मात्रा है तो दीर्घ, दीर्घ का गुरु हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ गुरु एक ही चीज है, तो क्या हो जाएगा? ये कितनी मात्रा होगी? 4 मात्रा होगी, नहीं होगी? होगी ना 4 मात्रा। तो बस इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरा है गति या फिर लय। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। जब कोई कविता पढ़ते हैं हम, उसमें से जो ध्वनि निकलती है, जो हमारे कानों में मधुर ध्वनि जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं गति। अब देखो, कोई कविता तो ऐसा है नहीं कि हम एकदम राम बाण की तरह पढ़ेंगे, इतनी तेज पढ़ेंगे कोई सुन ही ना पाए, समझ ही ना पाए। हम हमेशा कहते हैं एकदम अपने मधुर स्वर में पढ़ते हैं, एक साथ मिला के पढ़ते हैं, एक लय में पढ़ते हैं, ताकि उसकी जो ध्वनि हो हमें मधुर सुनाई दे। ठीक, और चौथा है यति, अर्थात विराम में कहां कहां पर रुकना है। ये पाठकों के सांस लेने, रुकने या ठहरने को यति कहते हैं, अर्थात यति या विराम कहते हैं। जहां पर हम पाठक जो हम जैसे हम पाठक हुए, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसमें जहां पर हम रुकते हैं, जहां पर ठहरते हैं, जहां पर विराम करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। ठीक, जहां पर यदि हम कहीं सांस ले रहे हैं, जिससे हम पढ़ रहे हैं, तो कभी हम आपको बोल रहे हैं, फिर हम अभी बोल के बंद हुए, सांस लिए, फिर हम बोलना शुरू करेंगे, तो ये सब क्या है? हमारा यति है। क्या है? यति। अब पांचवा है तुक। पांचवा क्या है? तुक। देखो, छंदों के चरण के अंत में समान वर्गों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। अर्थात छंद के जो चरण होते हैं, छंद में कितने चरण होते हैं? 4। कितने चरण होते हैं? 4। देखिए, 1, 1, 1, 1, यहाँ पर यहाँ पर, इस तरह छंद होते हैं। ठीक, अंत में समान वर्गों की आवृत्ति हुई, जैसे कि यहाँ पर जो वर्ग, यहाँ पर जो अक्षर आए वो यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, तो आवृत्ति को तुक कहते हैं। उसी को आना ही क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। ठीक है, तुक, ये तुक्के से आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसी को कहते हैं तुक्के से आ गया। ठीक है, 6वां चरण। तो प्रत्येक छंद में प्राय 4 भाग होते हैं, जिन्हें चरण या चरण पद या पाद कहते हैं। हमने अभी आपको बताया ना 4 चरण होते हैं, वही है। प्रत्येक छंद में कितने होते हैं? 4 चरण। हमेशा देखिए,
हमेशा यूपी बोर्ड में लगभग ये क्वेश्चन आता है, मतलब एक आध साल गैप करके, लेकिन हर बार ये आता है कि छंद में कितने चरण होते हैं। तो कुछ बच्चे उसमें ऑप्शन होगा 2, 4, 3, 6। कभी बच्चे क्या करते हैं पता है, 2 लगा देंगे, क्योंकि कुछ कुछ छंद जो होते हैं 2 ही लाइन दिए होते हैं, लेकिन लाइन के पहले और दूसरे लाइन के बीच में कॉमा भी लगा होता है, तो 4 चरण के होते हैं। ये बात ध्यान दीजिए, कोई भी छंद ऐसा नहीं होता है जिसमें केवल 2 ही चरण हो, हमेशा कितने चरण होंगे, 4। 4 से तो कम ना तो ज्यादा, ठीक। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं छंद के प्रकार पर। छंद को कितने प्रकारों में बांटा गया है। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद, ठीक। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वर्णिक छंद को देखते हैं, ये क्या है, वर्णिक छंद होता क्या है। वर्णिक वृत्तों के प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है। अर्थात जो वर्णिक छंद है, इसमें जो चरण होंगे, जो इसमें निर्माण होगा जिन जिन चरणों का, ठीक है, उसमें लघु मात्रा भी होंगी और गुरु मात्रा भी होंगी, ठीक है। दोनों मात्राओं से मिल करके एक छंद का निर्माण होगा, उसमें 4 चरण भी होंगे। आगे देखिए, वर्णिक वृत्तों में अनुष्टुप्य और द्रुत विलंबित, मालिनी और शिखरणी आदि छंद प्रसिद्ध हैं। आपको ये सारे छंद जब आप कहीं जैसे कहते हैं ना मास्टर की तैयारी करेंगे, ठीक है, तब आपको ये छंद सारे पढ़ने होंगे, नहीं तो अभी आपके ना तो सिलेबस में है ये, ना के लिए कोई पढ़ना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। हम आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, अभी ये पढ़ाएंगे तो समझ लीजिए एडवांस में हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इन चीजों पर मत जाए, बस जान ले इन इन छंदों में ये वर्णिक छंद मिलता है। अगला क्या है, मात्रिक छंद। हमें पढ़ना भी मात्रिक छंद ही है, ठीक, ये पढ़ना ही नहीं है, मैं मात्रिक छंद के प्रकार ही पढ़ने से। देखो, मात्रिक छंद वे हैं जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है, जैसे दोहा, सोरठा, रोड़ा, चौपाई। यही 4 ही चरण जो है, ये 4 ही छंद जो है हमें पढ़ने हैं। इस बार हमें यही पढ़ना है। 10th में आपके बोर्ड एग्जाम में यही से प्रश्न आने वाला है, इस 4 छंदों से, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्या है, एक छंद और बाकी, वो है मुक्तक छंद। क्या है, मुक्तक छंद। आपने शायद इसका नाम सुना होगा। अभी के जो पहले के समय में होता था, जैसे आज के ये तो 20वीं सदी चल रही, 19वीं सदी में या 19वीं सदी उसके पहले, 19वीं से लेकर के उसके पहले तक जो भी रचनाएं होती थी सब मात्रिक छंद में होती थी, न फिर वर्णिक छंद में होते थे। लेकिन सन 20वीं सदी आने के बाद, यानी 2000 के बाद से जितने भी रचनाकार हो रहे हैं, रचयिता हो रहे हैं, लेखक हो रहे हैं, कवि हो रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब इन मुक्तक छंद में लिख रहे हैं, ठीक है। किसमें लिख रहे हैं, मुक्तक छंद में। क्या है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद मुक्त छंद होते हैं, जिन्हें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं है। यानी कि इनमें जो है वर्णों का और मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हमें पहले और तीसरे लाइन में 11 मात्रा लानी है, दूसरे और चौथे लाइन 13 मात्रा, इसका कोई भी बंधन नहीं। कुछ भी पाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, इनसे चरणों से भी कोई मतलब नहीं, हमारे 4 चरण पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनसे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है छंद का विभाजन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने छंद के प्रकार पढ़ लिए, ठीक। हमने पढ़ा छंद को 6 अंगों में बांटा गया है, उनके बारे में जाना, फिर छंद के प्रकार के बारे में जाना, फिर उसके बाद अब जानेंगे छंद के विभाजन के बारे में, ठीक। छंद का विभाजन होता क्या है, चलिए देखते हैं। छंद को 3 भागों में बांटा, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से, समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद, ठीक। अब देखते हैं समछंद क्या होता है। ये समछंद होता क्या है, जिस छंद के चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं उसे समछंद कहा जाता है। अर्थात आपको पता ही है कि सभी छंद में होते ही 4 चरण हैं, ठीक है, और जिन चारों चरणों में जो मात्राएं हो बिल्कुल समान हो, ना तो अलग हो, ना तो कम हो, ना तो ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे, समछंद। जैसे कि चौपाई, चौपाई मात्र एक ऐसा छंद है जिसके चारों चरणों में समान मात्रा होती है, जैसे कि 24 मात्राएं ही होती है, ठीक। इसे हम बाद में अभी जब पढ़ने लगेंगे तब चौपाई में आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा है अर्ध
समछंद यानी कि आधा बराबर होगा। यदि किसी छंद के पहले और तीसरे में तथा दूसरे और चौथे में मात्राएं एक समान होती हैं तो वह अर्ध समछंद होता है। अर्थात पहले तीसरे में बराबर हो, दूसरे और चौथे में बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? अर्ध समछंद। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से दोहा और सोरठा। ठीक है, इन दोनों में पहले और तीसरे चरण, दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और जो लोग अभी भी कॉपी खोल के नहीं बैठे हो, लोग कृपया करके अपनी बुक निकाल लें, अपनी कॉपी पेन निकाल के उसमें लिखना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में आपको चीज मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हमें पता है बच्चे कितना ज्यादा पढ़ते हैं बाद में। इसी समय हमारे साथ जैसे मैं पढ़ा के इसे खत्म करूं, उसके बाद आप इसको लिख लो। ठीक है, और लिख लो और हमारे पढ़ा के जाने के बाद आप इसे एक बार रिवाइज जरूर करो। ठीक है, ताकि आपके माइंड में, मस्तिष्क में एकदम 100% बैठ जाए। ठीक है, और आई होप, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो शायद आपको 100% क्लियर ही हो रहा होगा। यदि आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके बताएं आपको कौन सा चीज समझ में नहीं आया है। हो सकेगा तो उसे अगले वीडियो में, नहीं तो हम किसी और उस टॉपिक पर कोई एक नया वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, विषम छंद। यदि किसी छंद के चारों या 6 चरणों में मात्राएं अलग अलग रहती हैं तो वहां विषम छंद होता है। जैसे छपय और कुंडलिया। छपय और कुंडलिया में कभी कभी 6 चरण भी आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, इनके किसी भी चरण की मात्राएं बराबर नहीं होती, अर्थात ये मुक्तक छंद में आ जाते हैं। ये मुक्त है, ये कुछ भी कैसे भी लिख दे। ठीक, अगला है, अब ये 3 हो गए ना। अब ये एक अलग सा टॉपिक दिएगा। क्या है? एक अलग सा टॉपिक। हमने सोचा इसे आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अत्यानुप्रास या तुक। अत्यानुप्रास को तुक ही कहते हैं। अब देखो, किसी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में एक से ध्वनि निकलना अत्यानुप्रास या तुक कहलाता है। और जो हमने इसके पहले था तो तुक वाले में कि जब किसी चरण के अंत में और जो जितने चरण हो उन सभी चरणों के अंत में समान शब्द आए। ठीक है, समान वर्ण का ही चरण हो और एक लय निकले, वहां से एक ही शब्द की ध्वनि निकले, तो वहां पे क्या होगा? अत्यानुप्रास होगा या फिर तुक होगा। ठीक, बाद में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछता है कि अत्यानुप्रास का दूसरा नाम क्या है या फिर अत्यानुप्रास होता क्या है। तो सब लोग तो ये तुक पढ़े होते हैं, अत्यानुप्रास तो पढ़े होते नहीं है, तो वे समझ नहीं पाते, उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, आप लोग इन चीजों को ध्यान देना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आ रहा है। जैसे कि अभी तक हमने सभी चीजें मेन ही पढ़ी है, लेकिन अब और भी मेन टॉपिक आ गया। जैसे कि अब समझेंगे मात्राओं को गिनना, यानी कि मात्राओं में कितने नियम होते हैं। देखो, जैसे हम अक्षर की मात्रा गिनते हैं, पर कहीं आधा अक्षर आ गया, कहीं ऊपर अंतुला लग गया, कहीं छोटा मात्रा, कहीं बड़ा मात्रा, मतलब कुछ भी मात्रा लगती है हमें, उसे कहीं हलंत लग गया, कहीं अनुस्वार लग गया, कहीं चंद बिंदु लग गया। उन सबके गिनने की जो प्रक्रिया है सब अलग अलग है। चलिए देखते हैं पहले नियम से। ठीक है, कुल मिलाकर 7 नियम है, तो पहला नियम देखते हैं क्या है। पहले नियम कह रहा आ ई उ री, यानी कि जो ये चारों छोटे मात्राएं हैं, ये स्वर जो है लघु है और इनकी मात्रा एक होती है। यानी कि इनकी मात्रा क्या होगी? ऐसे एक दंड। ठीक, ये क्या है? ये हमारे हैं लघु मात्रा। क्या है? लघु मात्रा। ठीक, इस तरह से। दूसरा है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 7 मात्राएं हैं, ये क्या है? ये जो स्वर हैं, ये क्या है? गुरु हैं। अतएव इनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। कितनी मात्रा मानी जाएंगी? 2 मात्राएं। अर्थात इन्हें हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे और इसकी मात्राएं क्या होंगी? इसकी मात्राएं होंगी 2। ठीक, तो समझ आपको। अब देखते हैं तीसरा क्या। तीसरा नियम क्या है हमारा? तीसरा नियम है ये, संयुक्ताक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो, ठीक है, तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। जैसे व्यवहार में व्या को एक मात्रा ही मानी जाती है। अब ध्यान समझिए, जैसे कि आपको दिया गया है व्यवहार। अब ध्यान समझिएगा, व्यवहार में अगर इसकी मात्रा को बनाएंगे तो यदि कभी भी संयुक्ताक्षर शुरुआत में आ जाए, अगर ये बीच में आएगा तो दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, इसके जो पहले के वर्ण अभी उस नियम बताएंगे। ठीक है, जब ये शुरुआत, कभी भी संयुक्ताक्षर शुरुआत में आए उसको हम एक मानते हैं। वहां पे कोई मात्रा नहीं तो एक मानेंगे। यहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो उसे यस बनाएंगे। अगर आप एक भी मात्रा नहीं तो उसे एक मानेंगे। गिनिए 1 और 2, 2 2 4, 4 1 5, कुल मात्रा हो जाएगी 5। ठीक, चलिए नियम नंबर 4।
देखते हैं क्या है। यदि किसी शब्द के बीच या अंत में संयुक्ताक्षर आता है तो संयुक्ताक्षर के पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। वही इसके पर अगर संयुक्ताक्षर सबसे पहले आ जाएगा तो क्या होगा, उसकी सदैव मात्रा लघु होगी अर्थात एक होगी। यदि वही संयुक्ताक्षर बीच में आए या फिर लास्ट में आए तो उसके पहले जो अक्षर आएगा, उस संयुक्ताक्षर के पहले जो अक्षर होगा वो क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। ठीक, चलिए उदाहरण समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया गया, इसमें क्या है, वो रक्त, क्या है, रक्त। अब देखो ये जो संयुक्ताक्षर है ये लास्ट में भी आया है, उसके पहले एक वर्ण आया है, उसके पहले जो वर्ण है वो है क्या है, रा है, तो रा क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। और ये जो आधा का और ता है ये एक ही माना जाएगा। कुल मिलाकर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3। ठीक, चलिए पांचवा देखते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग के पहले यदि लघु वर्ण हो तो उसे गुरु माना जाएगा। अनुस्वार लगा हो या फिर विसर्ग, अर्थात किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह से बिंदी लगी हो या फिर 2 बिंदी साइड में लगी हो अक्षर की, ठीक है, इस तरह से अगर अंक या आहा की मात्रा होती है तो उसके पहले अगर लघु वर्ण हो तो उसे गुरु माना जाएगा। यदि इसके पहले कोई वर्ण है वो लघु है, ठीक, उसे गुरु माना जाएगा। यदि वो पहले से गुरु है कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसे गुरु मान लेंगे। ठीक है, जैसे अंत और बसंत में शब्दों में आ और सा के बाद अनुस्वार आया, इसमें आ के बाद आया, इसमें सा के बाद आया। ठीक है, इसलिए अनुस्वार के पहले वर्ण को गुरु माना जाएगा। यानी कि ये जो अंत है, अर्थात अब ये मत देखो कि आ की बिंदी जो बिंदी है ये वो आ पर लगा, जो अनुस्वार है ये आ पे लगा, इसका मतलब आ पर नहीं, आ के बाद है। देखो आ न त अंत, आ के बाद उसका चौथा यानी उसके बाद है, यानी कि जिस पर बिंदी है उसे क्या ऐसे अगर नॉर्मली आप समझिए, जिस पर बिंदी है उसे क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, गुरु मान लेंगे। ये बन गया 2 और ये बन गया ता 1, क्या बन गया ये 3। अब ऐसे है बसंत, क्या है बसंत। अब बसंत में भी बा को एक चलिए बा को क्या मानेंगे 1 और सा को क्या मानेंगे दीर्घ, वो गुरु मान लेंगे, ता को 1 मानेंगे। अब फिर क्या हो गया, ये हो गया 4 मात्रा है। ठीक, इस तरह से इसका नियम है। अब देखते हैं नियम नंबर 6, यही 2 नियम इसके अंतिम नियम होंगे। ठीक है, समझिए, किसी लघु वर्ण के बाद अनुस्वार के स्थान पर यदि चंद्र बिंदु हो तो वह लघु वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा। ध्यान समझिए, यदि किसी लघु वर्ण के बाद कोई लघु छोटा वर्ण है उसके बाद अनुस्वार के स्थान पर यदि चंद्र बिंदु आ जाए, मान लीजिए कोई अनुस्वार ऐसे होता है, ठीक है, कोई अनुस्वार है, ठीक है, और इसके बाद जो इसके बाद है एक चंद्रबिंदी लग जाए, इस तरह से लग जाए, या फिर यहाँ अनुस्वार है इसके अगले अक्षर चंद्रबिंदी लग जाए, तो क्या होगा, वो लघु वर्ण है गुरु नहीं माना जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं कि चंद्रबिंदी लग गई उस अनुस्वार के बाद में फिर अनुस्वार पे लग गया तो वो जो है कि गुरु वर्ण नहीं बनेगा, वो लघु के लघु ही। जैसे देखे हंस में ना के बाद अनुस्वार है, ना के बाद अनुस्वार है कि नहीं है, तो यह हा तो गुरु माना जाएगा, पर हंसी में हा के बाद चंद्रबिंदी है तो यह गुरु नहीं माना जाएगा। अर्थात देखिए हा के जो हंस है, ध्यान समझिए, ये जो हंस है, हंस में तो हा के ऊपर तो अनुस्वार है, यानी हा के बाद अनुस्वार आया है, उसे पढ़ेंगे हा के बाद, तो हा को तो गुरु मान लेंगे और सा को तो लघु मान लेंगे। लेकिन जब ये हंसी आएगी, हंसी में क्या कहा जा रहा है कि जब चंद्रबिंदु की हंसी जो है हा के बाद, ये जो चंद्रबिंदी है वो क्या है, हा के बाद आई है, तो इसको लघु गुरु नहीं मानेंगे, इसे लघु मानेंगे, इसका भी 1 और इसका 2, क्योंकि इस पे भाई क्या है, गुरु की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी से गुरु, तब हो जाएगा 3 होगा। अगर यही जो इस पे मात्रा है, यही मात्रा वो हटा दिया जाए तो यहाँ पर 1 और 1 ही बनेगा। ठीक, चलिए नियम नंबर 7 समझते हैं कि हलंत के पहले का लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। हलंत के पहले का जो लघु वर्ण होगा उसे गुरु मान लेंगे तुरंत। जैसे श्रीमन, अब श्रीमन देखिए भाई, श्री तो गुरु है, ये तो यश बन जाएगा। जो माँ है इसके बाद हलंत है, लास्ट में हलंत है, तो हलंत और माँ को मिलाकर बन जाएगा ये गुरु। ना का कहानी खत्म। ठीक, ना को अब ये नहीं करना कि इसे गुरु मान लेता हम, ना को भी गिनना पड़ेगा, ना को नहीं, ना को गिनना ही नहीं। ठीक है, ये क्या होगा 2 2 4, समझिए। ठीक,
यह माँ गुरु होता है, चूंकि ना में स्वर नहीं है अतः ना की मात्रा नहीं गिनी जाती। ये तो हम भी कह रहे हैं कि ना की मात्रा नहीं गिनी जाएगी क्योंकि ना में कोई स्वर ही नहीं है। ठीक, तो हमने इसके पहले इसको ना में माँ में मिला दिया और मिलके दो बन के गुरु हो गया। तो यहाँ पर यह होता है खत्म हमारा। ठीक है, तो अभी हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने अभी सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है। हमने केवल पढ़ा इसमें क्या, छंद क्या होता है, छंद के अंगों के बारे में, छंद के प्रकार के बारे में, छंद के विभाजन के बारे में। ठीक है, जो हमने छंद के प्रकार पढ़े, वर्णिक, मात्रिक और वर्णिक पढ़े, मात्रिक पढ़े, जो विषम पढ़े, उसमें से हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना उसमें से मेन जो क्या है हमारा, वो है विषम मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद में हमें क्या मिलता है, दोहा, चौपाई, सोठा, रोला। ये क्लास कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको वो सारे नियम पता ही नहीं होंगे तो आप कभी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, जैसे कि अभी कल ही हम उस वीडियो को भी बना देंगे, अपलोड कर देंगे, दोहा, सोठा, रोला और चौपाई। ठीक है, आप लोग जा करके उसे जरूर से जरूर देखिएगा और वो वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं हमारे वीडियो पर, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो हर एक वीडियो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।